आप सभी को नमस्कार। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस के इस लेसन में आपका हार्दिक स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो जो चीज़ें हमने पहले डिस्कस करी हैं एज ए कॉन्सेप्ट, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल यहाँ होगा और मैं काफ़ी स्लोली इस क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा जितने भी क्वेश्चन आएंगे। वरना हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में क्या होता है कि अगर क्वेश्चन मार्क करने की बात है, अगर आपका विजुअलाइजेशन बेहतर है तो कई सारे क्वेश्चन तो आप पढ़ोगे और मार्क कर दोगे, ऐसा होता है। बट मुझे पता है कि शायद आपको अभी थोड़ा टाइम लगे उन एप्लीकेशंस को यहाँ डायरेक्टली यूज़ करने में, तो मैं बहुत स्लोली एक्सप्लेन करूँगा, आपको कोई तकलीफ ना हो। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन जो है सन का वो चेंज कर रहा है फ्रॉम 30 डिग्री टू 45 डिग्री। और क्या हो रहा है कि लेंथ है जो शैडो का, एक पिलर का शैडो जो है वो 20 मीटर से डिक्रीज हो जाता है। इसका क्या मतलब हुआ, पिलर का शैडो का क्या मतलब हुआ? देखो शैडो कैसे बनती है। लेट्स से कि सन आपका यहाँ पर है, ठीक है, लेट्स से सन मैंने कहा यहाँ पर है, तो शैडो कैसे फॉर्म होती है ध्यान से देखना कि जहाँ जहाँ ब्लॉक होगी इसकी ये जो आपका पिलर है ना, ये ब्लॉक करेगा सनलाइट को। तो जैसे ये सनलाइट देखो यहाँ पर क्या है कि ऐसे पास होगी, इसके नीचे जो भी है आपका ये ब्लॉक हो जाएगा, इतने पोर्शन तक ग्राउंड लेवल तक ये लेट से ब्लॉक है। तो यहाँ पर ये जो रे है ना, ये क्या करेगी, इसकी शेडो बनाएगी ऐसे, ठीक है, इस तरह से इसकी शेडो बिल्ट होगी। अगर हम शेडो की बात करें, शेडो फॉर्म कैसे होता है, क्योंकि इतने पोर्शन के करस्पॉन्डिंग जो लाइट है वो ब्लॉक हुई, तो लाइट अगर ब्लॉक हुई तो इतने पोर्शन की शेडो यहाँ पर नीचे बनी। अब यहाँ पर देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है कि पहले 30 डिग्री था, बाद में 45 डिग्री हुआ। तो ये एलिवेशन में चेंज होने से क्या होगा, आपका जो शैडो लेंथ है वो भी चेंज होगा। ध्यान से देखना कि एक बार आपसे कह रहा है कि आप ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, पहले आप ऐसे बना लो इसको, है ना, कि एक बार ये कह रहा है कुछ 30 डिग्री और एक बार कह रहा है कुछ 45 डिग्री। समझते हैं कि देखो जब सन की पोजीशन कुछ ऐसी है कि एंगल ऑफ एलिवेशन लेट से सन ऐसे है, जहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ और मैं कह रहा हूँ 30 डिग्री है, तो जो यहाँ पर आपकी शेडो बन रही है कुछ ऐसी बन रही है, ठीक है, ये आपकी शेडो लेंथ हो गई। और कह रहा है कि जब आपका एंगल ऑफ एलिवेशन लेट से ये हो गया 45 डिग्री, राइट, तो शेडो की लेंथ आपकी इतनी है, बस ये कहानी है। तो ये केस जाना पहचाना है या नहीं है? बिल्कुल जाना पहचाना केस है। और आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि जो शेडो की लेंथ कम हुई है वो अगर 20 मीटर है, ये लेंथ आपको दी है 20 मीटर, दिस लेंथ इज प्रोवाइडेड टू बी 20 मीटर्स। और आपसे क्या पूछ रहा है कि बताओ पिलर की हाइट क्या है, ये लेंथ आपको बताना है कि क्या है, ठीक है। अब देखिए ये चीज़ आपको ध्यान होनी चाहिए कि हमने इस केस को बहुत अच्छे से डील किया हुआ है। और इस केस में जो ये वाली लेंथ होती है, ये वाली जो लेंथ होती है आपकी, ये आपकी लेंथ √3 - 1 के बराबर होती है, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे ये √3 - 1 होती है। देखो ये 45 डिग्री होता है और ये अगर आपने √3 माना तो ये भी आपका क्या होता है, √3 होता है। क्या ऐसे चलेंगे हम? नहीं। देखो यहाँ पर इस वाले केस को अगर आप ध्यान दो तो ये 1 होता है, और ये अगर 1 होता है तो अपोजिट टू 30 अगर 1 है तो अपोजिट टू 60 √3 होता है। तो ये लेंथ क्या होती है, √3 - 1। देखो मैंने वो चीज़ डायरेक्टली लिख दी थी आपको कि √3 - 1 होता है। यही रिएक्शन आपको डेवलप करना है। अब आप कहोगे कि अगर आपका √3 - 1 20 मीटर्स के बराबर है, ठीक है, √3 - 1 20 मीटर्स के बराबर है, तो अगर मुझे हाइट निकालनी है तो 1 किसके बराबर होगा? तो 1 किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे ये हो जाएगा 20 × √3 + 1। मैं रेशनलाइज कर रहा हूँ और इसको अगर रेशनलाइज करोगे तो ये 2 बनेगा, ठीक है, रेशनलाइज करोगे तो 2 बनेगा। तो ये बन गया आपका 10 टाइम्स √3 + 1, 10 टाइम्स √3 + 1 विच इज़ ऑप्शन डी। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ जो चीज़ आपको काफ़ी काम आएगी। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, थोड़े थोड़े कस्टमाइजेशन जो होते हैं ना वो एग्जाम में बहुत काम आते हैं। जैसे जब ये √3 - 1 है, जब ये √3 - 1 है तो ये वैल्यू मेरी 1 है। अब अदर वे राउंड अगर मैं कहूँ कि ये वैल्यू मेरी लेट से 1 है, मैंने इसको 1 बना दिया तो मैंने √3 - 1 से डिवाइड किया, इसको भी मैं √3 - 1 से डिवाइड करूंगा, फिर सारी लेंथ को मैं √3 - 1 से डिवाइड करूंगा। तो ये अगर 1 बनाते हो आप तो ये वैल्यू तो हो जाएगी आपकी 1/√3 - 1 हो जाएगी या नहीं? ऐसे ये भी लेंथ आपकी 1/√3 - 1 हो जाएगी क्योंकि 45 है यहाँ पर। सो आप कहोगे इसको अगर रेशनलाइज करूंगा मैं तो मुझे मिलेगा √3 + 1/2। ये वैल्यू कितनी हो गई आपकी? ये वैल्यू हो गई √3 + 1/2। ये वैल्यू कितनी हो गई? √3 + 1/2। अगर ध्यान रख सकते हो तो ये भी रखो, ठीक है, क्योंकि इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपको रेशनलाइज नहीं करना पड़ेगा। जो चीज़ वो एग्ज़ाम में कर सकते हैं वो हम पहले ही करके देख ले रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये वैल्यू 1 हो सकती है या फिर ये हो सकता है ये वैल्यू आपकी 1 दी जाए। तो अगर ये वैल्यू 1 दी जाएगी तो ये वैल्यू √3 + 1/2 होती है। तो जैसे ही इन्होंने कहा कि ये वैल्यू 20 है तो ये मुझे पता है 20 × √3 + 1/2 आपका क्या होगा, 10 × √3 + 1। तो क्वेश्चंस के थ्रू भी आप बहुत कुछ सीखते रहोगे, एप्लीकेशन सीखते रहोगे और आसानी से होगा। अब आप थोड़ा विजुलाइज करो कि अगर ये स्टैंडर्ड डायग्राम पता है तो कितना फ़ायदा है आपका, इसका ये वेरिएशन पता है तो कितना फ़ायदा है आपको। सीधा आंसर लगाना है 10 × √3 + 1, कुछ भी नहीं करना है आपको, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि एट ए पॉइंट ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन थ्रू द बेस ऑफ ए मोन्यूमेंट, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है टॉप का मोन्यूमेंट का
वो 1/5 है। और क्या है 1/5? उसका टेंजेंट। और कह रहा है कि अगर 138 मीटर आप वॉक कर लो मोनूमेंट की तरफ, तो जो सीकेंट है एंगल ऑफ एलिवेशन का वो √193/12 है। तो आपको बताना क्या है कि हाइट क्या है। तो देखो टेंजेंट मतलब टैन, सीकेंट का मतलब सेक। तो आपको जो कहानी दी है वो कुछ ऐसी दी है कि देखो यहाँ पर अगर आप निकालते हो tan थीटा लेट से, तो वो 1/5 है टेंजेंट। फिर कह रहा है 138 मीटर अगर आगे चले गए, यहाँ पर 138 मीटर और आगे चले जाओ अगर, तो ये जो वैल्यू है लेट से इसको अल्फ़ा बोल रहे हैं, तो सेक अल्फ़ा जो आपको दिया हुआ है वो दिया हुआ है √193/12, ये ऐसा कुछ दिया हुआ है। तो मैंने कहा कि अगर इस वैल्यू को मैं मानता हूँ कि ये √193 है, तो ये वैल्यू मेरी क्या है 12 है। ध्यान से समझना, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप कहोगे कि ये अगर √193 और ये 12 है तो ये क्या है, तो आप कहोगे ये स्क्वायर रूट लेके निकाल सकता हूँ मैं। √193 का स्क्वायर करोगे 193 बनेगा, 12 का स्क्वायर करोगे आपको मिलेगा 144। तो क्या आपको ये वैल्यू 49 दिख रही है? अगर ये 49 दिख रही है तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 7। तो मतलब अगर इन वैल्यूज़ को मैं देखूँ तो ये वैल्यू 7 को करस्पॉन्ड करेगी। फिर आप देखो क्या कहोगे, इसको कैसे कैसे चेंज करेंगे। आपको पता है अगर ये 1 है तो ये पूरा 5 होता है, बट अगर ये 7 है तो पूरा क्या होगा, इसका 5 टाइम्स 35 होगा। तो क्या मैं बोलूँगा कि ये पूरी वैल्यू 35 है? आप कहोगे यस। तो ये अगर 35 है, 35 - 12 ये कितना होगा आपका? व्हाट अबाउट दिस वैल्यू? आप कहोगे ये तो 23 हो गया। क्लियर? बहुत ही आसान है, अभी तक कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं होगा। अब अगर आपका 23 पार्ट 138 के बराबर है तो व्हाट अबाउट 1 पार्ट? आप कहोगे ये वैल्यू 6 टाइम्स हो गई, 6 टाइम्स हो गई, तो मेरा मल्टीप्लायर 6 आ गया। पूछ कह रहा है हाइट कितना है, तो आप कहोगे 7 × 6 विच इज़ 42, 7 × 6 विच इज़ 42। आसानी से आंसर निकल आया। आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर हो रहा है जो भी बातें मैंने बोली हैं, तो आप एक काम करो, आप इसको x ले लेना यहाँ पर, तब क्लियर हो जाएगा कि ये मैंने बोला कि ये 7x है। क्लियर? जब आप कहोगे ये 7x है तो ये पूरा वैल्यू कितना होना चाहिए? 5x के बराबर होना चाहिए। 12x आपका है यहाँ पर, ये आपने 7x लिया देखो x के टर्म में, तो आपने कहा कि अगर ये 7x होगा तो 7 × 5 ये होगा 35x, और 35 - 12 हो गया आपका 23x। 23x अगर 138 के बराबर है देन x = 6, और अगर x 6 है तो 7x कितना हो गया 42। कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। देखो यहाँ एंगल स्टैंडर्ड नहीं है 30, 60, 45, 30 जो हमने पढ़े हुए हैं, लेकिन प्रोसेस वही है, प्रोसेस वैसा ही है। हमने बस जो एंगल्स दिए थे उनका इस्तेमाल किया और आसानी से हमारा आंसर आ गया बिना किसी प्रॉब्लम के। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन 2 पिलर्स जिनकी लेंथ आपको 15 और 9 दी है वो x मीटर्स है, और कह रहा है अगर 2 एंगल ऑफ एलिवेशन जो है उनके रेस्पेक्टिव टॉप का बॉटम से कॉम्प्लीमेंट्री हो अगर टू ईच अदर, तो बताना है कि वैल्यू ऑफ x क्या होगी। देखिए मैं केस समझाता हूँ, आंसर तो बाद में आप तुरंत निकाल ही लोगे। लेट्स से मैंने कहा कि ये लेंथ a है, ये लेंथ आपकी b है, और देखिए क्या कह रहा है कि इनके बीच की दूरी जो है वो x है, और क्या कह रहा है कि इसके टॉप की अगर मैं लेंथ निकालूँ यहाँ से, मतलब ये एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है, ये अल्फ़ा है लेट्स से, और ये आपका बीटा है, ये अल्फ़ा है और ये आपका बीटा है। तो आपसे ये कह रहा है कि ये अल्फ़ा और बीटा, ये तो कह रहा है कि 2 एंगल्स जो हैं एलिवेशन है देयर रेस्पेक्टिव टॉप फ्रॉम द बॉटम ऑफ द अदर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो ये आपका अल्फ़ा और बीटा क्या है, इनका सम 90 डिग्री है। अब ज़रा ध्यान से देखिए, आपको ये ट्राइंगल में ध्यान से दिखा रहा हूँ कि ये लेंथ आपकी, ये बीटा है आपका और ये a है, तो इस x लेंथ को आप क्या बोल सकते हो? क्या ये लेंथ आपकी a cot बीटा है? आप कहोगे यस, इसमें कोई शंका नहीं होगी। फिर आप कहोगे यही सेम लेंथ जो आपका x है, अगर मैं इस एंगल को अल्फ़ा पकड़ूं और ये b पकड़ूं, और फिर मुझे यहाँ पर यही लेंथ चाहिए सेम फैशन में, तो आप कहोगे ये वैल्यू आपकी b cot अल्फ़ा होगी। मैं कहूँगा यस, यहाँ भी मुझे कोई शंका नहीं है। इन दोनों का अगर आप प्रोडक्ट निकालते हो तो आपकी x² की वैल्यू क्या हो जाएगी, a × b और cot अल्फ़ा × cot बीटा। cot अल्फ़ा cot बीटा का प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, क्योंकि अल्फ़ा और बीटा 90 डिग्री हैं सम, तो ये 1 दे देगा, तो ये वैल्यू मिलेगी सिंपली कितना, a × b। अगर ये a × b मिलेगी तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, √ab आ जाएगी। यस, दिस इज √ab। क्लियर? तो देखिए यहाँ पर अब जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये भी आप एक स्टैंडर्ड केस की तरह ध्यान रखना। आपने पहले भी देखे हैं क्वेश्चन जिसमें वो कॉम्प्लीमेंट्री था, वो केस अगर आपको ध्यान हो तो आपको केस ऐसे मिला था कि ये लेंथ अगर आपकी लेट्स से यहाँ से b है और ये पूरी लेंथ आपकी a है और अल्फ़ा बीटा कॉम्प्लीमेंट्री है, तो ये h क्या होता था, यही √ab होता था। ठीक है, सेम केस, बट ये कुछ अलग फॉर्म में है, बट वैल्यू वही निकल के आ रही है, इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर यही निकालना हो मुझे कि x की लेंथ क्या है, तो x की लेंथ क्या हो जाएगी, √15 × 9,
तो ये तो इस रूट में वैल्यू छोड़ देगा कुछ ना कुछ, यहाँ कोई ऑप्शन मैच करेगा नहीं। एक्चुअल में इसका वैल्यू मेरे ख्याल से 16 और 9 होना चाहिए। 16 और 9 होगा तो ये 16 × 9 बनाएगा, 144 होगा, और 144 से बाहर 12 आ जाएगा। तो आप ऐसा करो, ये वैल्यूज़ करेक्ट कर लो, 16 और 9 ले लो और उनके बीच की दूरी जो है वो x ले लो। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 69। स्टैंडर्ड केस है, यू कैन जस्ट मेक श्योर कि आप इसको भूलिए मत, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है of the top of the building from top and bottom of a tree are x and y respectively. If the height of the tree is h meter, then the height of the building is. देखो कैसे आप सॉल्व करोगे। देखो ट्री के टॉप और बॉटम से एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा है। अगर ऐसा होगा सर, तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि ये ट्री छोटा होगा बिल्डिंग से, नहीं? यस। अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देख रहे हो मतलब ट्री का जो टॉप है वो बिल्डिंग से नीचे है, और अगर आप एंगल ऑफ डिप्रेशन देख रहे हो, लेकिन यहाँ एंगल ऑफ डिप्रेशन नहीं देखा जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो बॉटम का अगर कैलकुलेट करोगे आप, ठीक है, तो वो तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो छोटा हो बड़ा हो, बॉटम का कैलकुलेट करोगे तो वो तो डिफाइंड होगा। लेकिन यहाँ दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन है, टॉप से भी बॉटम से भी, तो यही सिचुएशन होगी कि ट्री छोटा हो। ट्री की हाइट आपको दी है h, राइट, ये दिया हुआ है कि द हाइट ऑफ द ट्री इज h मीटर्स। तो आपको यही बताना है कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो आप कहोगे देखो ये मैंने h माना हुआ है और ये एंगल आपको x दिया हुआ है और ये एंगल आपको क्या दिया हुआ है, y दिया हुआ है। क्लियर, नथिंग डिफिकल्ट, कुछ भी ऐसा मुश्किल अभी तक तो नहीं लगना चाहिए आपको। अब आप कहोगे कि ये x है और ये y है अगर, और ये लेंथ मैं लेट्स से एज्यूम करता हूँ अपनी तरफ से कि ये p है, ठीक है, मुझे ये पता है कि ये h है, तो मुझे h प्लस p निकालना है। आई वॉन्ट टू फिगर आउट व्हाट इज h प्लस p। तो आप कहोगे पहले p को निकाल लो h के टर्म में, अगर p h के टर्म में आ गया तो आंसर आपका आ जाएगा। सो लेट्स ट्राई टू फिगर आउट कि अब आगे कैसे बढ़ें। तो आप कहोगे देखो ये अगर p है, सो क्या मैं इस वैल्यू को अगर मैं लिखूं तो क्या मैं इस वैल्यू को लिख सकता हूं कि ये p प्लस h कॉट y होगा। आप कहोगे बिल्कुल, ये तो लिख ही सकते हो, क्योंकि आपको ये पहले ही बताया जा चुका है कि अगर ये लेंथ आपको दी हुई है लेट्स से a और ये एंगल थीटा है तो ये a कॉट थीटा होता है, बताइए आपको। सो वही चीज़ है p प्लस h इंटू कॉट y। साथ ही साथ अगर आप छोटा वाला ट्राइंगल देखोगे तो इसी वैल्यू को आप p कॉट x भी बोल सकते हो। यस, बोथ आर इक्वल, सेम बेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो आप कहोगे आपको यहाँ से ये मिल रहा है कि जो p कॉट x है आपका और जो आपका p प्लस h कॉट y है, ये दोनों आपस में बराबर हैं। यस, सो आप p को एक साइड कर लो तो आपको मिल जाएगा कॉट x माइनस कॉट y इज इक्वल टू h कॉट y। मिल गया, ठीक है, मिला कि नहीं मिला। आप ध्यान से देखिए आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है p। अगर आपने यहाँ से p निकाला तो आपको मिला h कॉट y अपॉन कॉट x माइनस कॉट y। और ध्यान रखना अगर बिल्डिंग की हाइट निकालनी तो मुझे इसमें h जोड़ना भी पड़ेगा। तो कई लोग इतना ही निकालते हैं और h कॉट y मिल जाता है आंसर में, यहाँ मार्क कर देते हैं और उनको मिलता है नेगेटिव नंबर। अगर आप p प्लस h निकाल रहे हो तो h ऐड भी करना है, और अगर आपने h ऐड किया तो h कॉट y कैंसिल हो जाएगा, आपको मिलेगा h कॉट x अपॉन h कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको मिलेगा h कॉट x अपॉन कॉट x माइनस कॉट y। देखो क्वेश्चन सिंपल है, अगर आपको वो बेस चीज़ पता है तो आप फटाफट इनको लिख पाएंगे, आपको कोई समय नहीं लगेगा। तो ऑल्दो इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही वेरिएबल फॉर्मेट में करें तो बेहतर है, क्योंकि अगर आप वैल्यू रख के भी सॉल्व करोगे ना तो इट विल टेक हेल लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। दूसरा तरीका भी मैं आपको बताता हूँ इसमें कि कैसे ऑप्शन एलिमिनेशन पॉसिबल था। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ कि ट्री की जो हाइट है ना, अगर लेट्स से कि मैं ट्री की हाइट को 0 बना दूँ, आप मुझे बताओ अगर मैं ट्री की हाइट को 0 बना दूँ, ऑलमोस्ट h 0 हो जाएगा मेरा, तो क्या x और y एंगल सेम हो जाएंगे? यस। t की हाइट को अगर मैं 0 बना दूँ तो x और y एंगल्स आपके सेम हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे? बट h की वैल्यू अगर आपने 0 रख भी दी तो क्या आपको कुछ मिलने वाला है किसी भी ऑप्शन में? कुछ भी नहीं मिलने वाला है, राइट, बिकॉज सारे ऑप्शन फिर आपको टेंड होते हुए दिखेंगे 0 की तरफ। ऑल्दो कुछ ऑप्शन अनडिफाइंड भी हो जाएंगे इस केस में, बट कुछ फ़ायदा नहीं मिलेगा कि h को 0 करोगे तो ये 0/0 फॉर्मेट बन जाएगा, x y के बराबर हो जाएगा, h भी 0 हो गया आपका 0/0। और देखिए x y के बराबर है तो ये तो 0 हुआ, लेकिन कॉट 0 क्या होता है? अनडिफाइंड होता है, तो मामला यहाँ फंस जाएगा आपका, ठीक है। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर जब वैल्यूज़ रखोगे तो आप ऐसी वैल्यूज़ मत रखो, आप भले ही 30-60 रख के ट्राई करो, वो शायद आपके लिए आसान हो,
यू जस्ट ट्राई टू पुट 30 एंड 60 एंड ट्राई। क्लियर कि हमने कहा कि भाई हम इस वैल्यू को 30 लेंगे और इस वैल्यू को हम 60 लेंगे, दैट मेक्स सेंस। ठीक है कि आप 30 60 लेके ट्राई करो, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। आप कहोगे देखो हमने 60 के अपोजिट 30 के अपोजिट लेट से 1 ले लिया, तो 60 के अपोजिट क्या हो जाएगा, ये पूरी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 हो जाएगी। ये √3 हुआ तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 3। पढ़ रखा है आपने ये चीज़, ठीक है, वही वाला केस है। ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू आपकी 2 के बराबर हो जाएगी। क्लियर। तो आप यहाँ से देखोगे कि भाई अगर मैं इसको 30 लेके चलता हूँ, ये अगर 1 है तो ये वैल्यू मेरी 2 है, तो आप कहोगे कि ये अगर 2 है तो h अगर आपका 2 है तो ये आपका h/2 और ऐड हो गया। तो आपकी वैल्यू कितनी हो गई, आपकी वैल्यू हो गई 5/2h, पूरी लेंथ 5/2h। नाउ यू गो एंड पुट, मैंने देखो क्या किया, मैंने कहा कि ये वैल्यू अगर मैंने 1 ली तो ये वैल्यू √3 हुई, ये √3 हुआ तो अपोजिट 30 √3, अपोजिट 60 क्या हो गया, 3 पूरा 3, तो ये 2 हो गया। h अगर 2 को करस्पॉन्ड कर रहा है तो 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, h/2 को, राइट। सो h अगर 2 को कर रहा है तो ये h/2 को करेगा, तो सॉरी ये वैल्यू आपकी हो जाएगी सिंपली h + h/2, h + h/2 आपका 3/2h बना, 3/2h नॉट 5/2h। अब देखो 3/2h किस ऑप्शन में आ रहा है, रख के देख लो, ठीक है, आपको मिलेगा सी ऑप्शन। दैट इज हाउ यू कैन गेट द आंसर यूजिंग वैल्यूज ऑल्सो। तो कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आप सही से करोगे तो आंसर मिलेगा। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 30 डिग्री, और अगर कह रहा है आप डिस्टेंस मूव करो 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट, तो ये 60 डिग्री बन जाता है। तो हाइट ऑफ द टावर बता दो। डायरेक्ट मार्क करूंगा तो आपको हो गया ऐसा क्यों कर रहे हो, इसलिए मैं बना के इसको इज्जत देता हूँ सवाल को। ये एंगल आपका 30 डिग्री है, फिर कह रहा है कि अगर आप इधर 20 मीटर मूव कर जाओ तो ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो ये क्या पूछ रहा है कि ये वैल्यू अगर 10 है तो कह रहा है बताओ ये वैल्यू क्या होगी, व्हाट विल बी दिस पर्टिकुलर वैल्यू, यही पूछ रहा है। अब देखो ना, एंगल ऑफ एलिवेशन आपका 60 डिग्री अगर हो जाता है तो आपको बताना है कि हाइट है क्या टावर की। आपको ये चीज़ तो बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि अगर ये वैल्यू मेरी 60 डिग्री है, क्लियर, और अपोजिट टू 30 डिग्री अगर आप यहाँ पर लेट से √3 लेते हो तो ये पूरी वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, 3 हो जाती है, यानी यस ये 3 हो जाती है। इवन आपको इतना ज़्यादा भी मैं क्यों बताऊँ, मैं आपको ये चीज़ बहुत पहले बता चुका हूँ कि ये जो रेशियो आपका बनता है ये 1:2 होता है, ध्यान है, ये 1:2 होता है। और अगर कभी भी 1 आया 30 डिग्री के अपोजिट, 60 के अपोजिट क्या होता है, √3 होता है। ये आपको स्टैंडर्ड ट्रायंगल में बताया जा चुका है। सो आपने कहा 20 अगर 2 है तो 1 कितना होगा आपका 10, √3 कितना होगा 10 √3। ऐसे आप आंसर लगा सकते हो कि 2 20 को करस्पॉन्ड कर रहा है भाई, तो 1 आपका या √3 किसको करस्पॉन्ड करेगा, 10 √3 को, क्योंकि मल्टीप्लायर क्या हो गया 10। स्टैंडर्ड ट्रायंगल ध्यान रखने से ये आंसर आपका तुरंत आ जाएगा, कोई समस्या आपको एग्जाम में नहीं आने वाली है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी एंड रूफ ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड आर x एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज h मीटर। तो बताना है कि चिमनी की हाइट क्या है। देखिए इसमें एक चीज़ मेंशन करना चाहिए इनको कि चिमनी जो है छत के ऊपर है, जो कि नहीं दिया है तो मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर लिख लेना आप कि चिमनी जो है रूफ पर है, तो छत के ऊपर है। तो ये हो गया आपका बिल्डिंग, ये बिल्डिंग का कोई छत हो गया, और इस छत पे आपकी है चिमनी, ये ठीक है, ये चिमनी है। तो देखो यहाँ से क्या कह रहा है कि यहाँ से ग्राउंड से अगर आप एंगल ऑफ एलिवेशन देखते हो तो ये एंगल आपको दिया है 45 डिग्री रूफ का, और ये चिमनी का दिया हुआ है आपको x, तो ये पूरा एंगल क्या है x। ये आपको बिल्डिंग की हाइट कितनी दी है h। आप बताओ अगर ये 45 डिग्री है और ये हाइट h है तो क्या ये हाइट भी h होगी, ये लेंथ भी h होगी, क्योंकि 45 में दोनों परपेंडिकुलर लेंथ बराबर होती हैं, h हो गया, ये h हो गया। तो फिर आप बोलोगे कि ये पूरी लेंथ क्या होगी। आपको ये बताया जा चुका है कि ये एंगल अगर x है और ये आपको h दिया हो तो ये लेंथ आपकी h tan x होती है। देखो उसका कितना फ़ायदा मिल रहा है आपको, पूरी लेंथ आपने कहा कि h tan x हो गई। अब आंसर क्या हो गया आपका कि अगर आपको चिमनी की लेंथ निकालनी है ये, तो ये होगी h tan x माइनस h, विच इज़ ऑप्शन सी, h tan x माइनस h। डायरेक्ट पता होने का फ़ायदा क्या है कि ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल तकलीफ नहीं दे रहा है, वरना आप साइन कॉस कॉट वॉट लिखते तब जाके आंसर निकलता, तो उतना समय नहीं लगाना है आपको सीधा लिखना है h cot tan x माइनस h, आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पोस्ट हैं जो कि x मीटर दूर हैं और एक की हाइट दूसरे की 2 गुनी है, और कह रहा है इफ़ फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग देयर फीट एन ऑब्जर्वर फाइंड्स द एंगुलर एलिवेशन ऑफ द टॉप्स टू बी कॉम्प्लीमेंट्री, तो हाइट ऑफ द शॉर्टर पोस्ट क्या है। जरा ध्यान से समझो इसको, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये मिड पॉइंट हुआ और ये मिड पॉइंट हुआ, और इसको कह रहे हैं ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो। ये एंगल अगर अल्फ़ा है और ये एंगल बीटा है तो कह रहा है अल्फ़ा और बीटा कॉम्प्लीमेंट्री हैं। ये आपका x/2 हुआ, ये भी आपका x/2 हुआ।
आपसे एक बात पूछनी है मुझे कि अगर ये बीटा एंगल है और ये x/2 है तो क्या आपका ये x/2 tan अल्फा होगा, tan बीटा होगा? यस। ये x/2 है, ये अल्फा है, तो क्या ये x/2 tan अल्फा होगा? आप कहोगे होगा, कोई कन्फ्यूज़न ही नहीं है यहाँ पर। अच्छा एक बात और बताओ कि क्या इन दोनों का जो रेशियो है, वो आपको 1:2 दिया हुआ है? ठीक है, ये दिया हुआ ना आपको कि ये 1:2 है। सो अगर ये 1:2 है तो क्या मैं आपको ऐसा बोलूँ कि जो आपका x/2 tan बीटा होगा ये होगा आपका x/4 tan अल्फा के? आप कहोगे बिल्कुल होगा, यहाँ भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। x/2 यहाँ से कैंसिल होगा, आपको 1/2 मिलेगा। क्लियर? अब जरा एक बात बताओ मुझे कि जो tan अल्फा है वो किसके बराबर है? क्या मेरा tan अल्फा tan बीटा के बराबर है या नहीं है? आपको कहे tan अल्फा आपका cot बीटा के बराबर होगा, क्योंकि ये दोनों का सम 90 डिग्री है। tan अल्फा आपका cot बीटा के बराबर होगा, तो ये बन जाएगा आपका, सिंपली ऐसा सोच लो कि tan बीटा आपका cot अल्फा के बराबर है, 1/cot अल्फा। ये cot अल्फा, tan बीटा इज cot अल्फा। cot अल्फा अगर लिखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 = tan स्क्वायर अल्फा। यहाँ से आपका tan अल्फा जो है √2 आएगा, पॉजिटिव एंगल लेना है, √2 आएगा। tan अल्फा अगर √2 आ गया सर, तो आप यहाँ पर tan अल्फा की वैल्यू √2 रख दो उठा के, आपकी वैल्यू कितनी आ गई? x/√2। x/√2 कहाँ लिखा हुआ है? आपसे ये पूछा भी नहीं गया, आपसे ये पूछा गया हुआ, तो हाफ होगा ना इसका। ये अगर x/√2 आ रहा है तो इसका हाफ बनेगा x/2√2। सिंपल है। हम क्या यूज़ कर रहे हैं आप ध्यान से बताओ? हम सिंपल सी बात यूज़ कर रहे हैं जो आपको पहले से आती है, ठीक है, उसी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और उसी से हम आंसर निकाल पा रहे हैं, राइट। देखो दूसरा तरीका इसको करने का क्या हो सकता है, स्टैंडर्ड वैल्यू आप एज्यूम कर सकते हो। आपसे एक छोटा सा सवाल है कि क्या हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेके ये चीज़ पा सकते हैं? तो मैं कहूँगा थोड़ी सतर्कता आपको दिखानी चाहिए। कब स्टैंडर्ड वैल्यू लगेगी कब नहीं, ये भी तो समझो। आपने स्टैंडर्ड वैल्यू लेट से आपने कहा कि ये 30 और ये मेरा 60 है। मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ये आपने कहा कि 1 है लेट से, तो ये √3 होगा? यस। क्या ये भी √3 होगा फिर? यस। अपोजिट टू 30 अगर √3 है तो अपोजिट टू 60 क्या होगा? 3 होगा। तो क्या ये रेशियो आपका 1:2 है? बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए स्टैंडर्ड वैल्यू यहाँ पर लेके मत चलना, धोखा खा जाओगे। यहाँ पर जब भी 1:3 दिया होगा तब ये 30 और 60 वाला केस होगा, ध्यान रखना। तो दैट इज़ व्हाट यू कैन मार्क एंड राइट डाउन इन नोटबुक, ठीक है, कि अगर आपने इन वैल्यूज़ को मिड पॉइंट लिया ऐसे और आपने इसको 30 लिया और इसको 60 लिया, तो ये हाइट रेशियो 1:3 आएगा। कोई सवाल अगर 1:3 का आए तब तो ठीक है, 30-60 चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा, ठीक। तो यहाँ पर आपको इसी रूट में जाना पड़ेगा कि tan अल्फा निकाल लो, √2 आ गया, फिर सॉल्व कर लो आप। कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन आपको दिया कि एक एरोप्लेन है जो अगर 5000 मीटर की हाइट पे फ्लाई करता है फ्रॉम द ग्राउंड, तो कह रहा है पासेस वर्टिकली अबव अनदर एरोप्लेन एट एन इंस्टेंट। तो एक एरोप्लेन के ऊपर वर्टिकली कह रहा है कि होता है, और एंगल ऑफ एलिवेशन जो दोनों एयरप्लेन के हैं फ्रॉम सेम पॉइंट वो 60 और 45 हैं। तो बताना है वर्टिकल डिस्टेंस क्या है उन दोनों के बीच में। देखिए जैसे सवाल आप देखोगे आपको मज़ा आ जाएगा, ठीक, ध्यान से देखो। कुछ ऐसा कह रहा है, 2 एरोप्लेन है ऐसे, और ये आपकी ऐसे हो गई। कह रहा है एक एरोप्लेन का 45 है और दूसरे एरोप्लेन का 60 डिग्री है, ऐसे करके दिया हुआ। फिर से समझना, क्लियर। आप जरा एक बात बताओ मुझे कि ये जो वैल्यू आपको लिखी हुई है और क्या दिया हुआ है, आप ध्यान से देखना। ये जो वैल्यू आपको दी हुई है ना, एरोप्लेन फ्लाइंग एट हाइट ऑफ 5000 मीटर फ्रॉम द पासेस वर्टिकली एबव, ये पूरी दूरी आपको दी है 5000। दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज गिवन टू यू टू बी 5000। अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे पूछ रहा है कि बताओ ये कितना होगा। दिस इज व्हाट दे वांट टू नो, बीच की दूरी। अब देखो आपको लग रहा होगा कि ये तो नया सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ ये सवाल क्या है, फिर आप कहोगे नया तो बिल्कुल भी नहीं है। इसको रोटेट करके देखना जरा। देखो ये अगर 45 डिग्री है सर, तो क्या ये वाला एंगल भी 45 डिग्री होगा? यस। ये अगर 60 डिग्री है तो क्या ये एंगल आपका 30 डिग्री होगा? आप कहोगे यस। साथ ही साथ और क्या दिया हुआ है आपको, ये पूरी दूरी आपको 5000 दी है या नहीं? यस, ये भी 5000 हो गई। अब जरा मुझे आप बताओ कि इस सवाल में क्या ऐसा खतरनाक बात है। ये 1 है तो ये 1 है, और ये वैल्यू आपको पता है √3 - 1 हो गई। अपोजिट 31 है तो पूरा √3 - 1 हो गई। अब आप ध्यान से देखना आपको क्या दिया हुआ है, ये पूरी लेंथ क्या है, √3 को करस्पॉन्ड कर रहा है कि नहीं, कंप्लीट लेंथ। तो आपको ये दिया हुआ है कि 5000 आपका √3 को करस्पॉन्ड कर रहा है, आपको निकालना है √3 - 1 किसको करेगा, ये डिस्टेंस। आपको आंसर मिल जाएगा। कितनी खतरनाक लैंग्वेज लिखी है, जहाज, वर्टिकली एबव और ये सब।
√3 है तो आपको निकालना है √3 - 1 किसको करस्पॉन्ड करेगा, तो आपको होगा ये बनेगा 5000 अपॉन √3 इंटू √3 - 1, ये आपकी वैल्यू मिली 5000 अपॉन √3 इंटू √3 - 1। आप अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मिलेगा 5000 इंटू 1 - 1/√3, विच इज़ ऑप्शन सी। तो अगर आप अलर्ट हैं और आप इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे तो क्वेश्चन लगाना कुछ सेकंड का काम है, आसानी से आंसर लगा दोगे आप, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो शैडो है एक टावर का वो 60 मीटर लॉन्गर हो जाता है अगर सन का जो अल्टीट्यूड है वो 45 डिग्री से 30 डिग्री हो जाए तो बताना है टावर की हाइट क्या है। बिल्कुल ऐसा सवाल विद द सेम डेटा परहैप्स हम लोग कर चुके हैं। ये वैल्यू कह रहा है 60 हो गई और एक वैल्यू कह रहा है कि ये 45 है आपका और ये आपका 30 है। क्लियर है कि नहीं है। अब आपको ये पता है, सारी बातें मालूम है कि ये वैल्यू √3 - 1 होती है अगर ये 1 और 1 हो तो, ठीक है। ये 1 1 होता है तो ये √3 - 1 होता है। आपसे एक छोटा सा सवाल है, मेरा छोटा सा सवाल है आपका कि हाइट ऑफ द टावर पूछा गया है। तो ये भी मैंने आपको बताया था शायद कि अगर ये फिर आप 1 बना दो तो ये आपका √3 + 1/2 बनता है और ये भी आपका √3 + 1/2 बनता है। अगर आपको ये ध्यान है तो आप कहोगे आपको करना क्या है, 60 को √3 + 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आपको दे देगा 30 इंटू √3 + 1। 30 इंटू √3 + 1 आपका क्या हुआ, ऑप्शन सी। 30 इंटू √3 + 1 इज और ऑप्शन सी। सिंपल है, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है एक एरोप्लेन का फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री, और कह रहा है कि 15 सेकेंड के बाद जो एलिवेशन है वो चेंज होकर 30 डिग्री हो जाता है। तो बताना है कि एरोप्लेन जो है वो फ्लाई कर रहा है अगर 1500 √3 की हाइट पे, तो आपको बताना है प्लेन का स्पीड क्या है। अब देखो ये सवाल कितनी आसानी से आप करोगे अगर आपने मेरी बातों को सही से सुना और समझा है। देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है और आपको भी बहुत मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को करने में, समझने में। ये 30 दिया हुआ है, ये पूरा आपको दिया हुआ है 60 डिग्री। अब मैंने आपको पहले बताया था कि ये वैल्यू अगर √3 है, ये वैल्यू अगर √3 है तो ये वैल्यू तो आपको पता है 1 होती है, और ये अगर लेट्स से √3 है तो ये भी √3 हुआ, तो ये पूरी वैल्यू आपकी 2 हो जाती है, ठीक है। इतनी वैल्यू 2 पूरा 3। अब देखिए क्वेश्चन के हिसाब से क्या क्या प्रोवाइडेड है आपको, सेम डेटा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 15 सेकंड की जो फ्लाइट है, पहले यहाँ था अब यहाँ था, तो यहाँ से जो टाइम लग रहा है वो 15 सेकंड का लग रहा है। डिस्टेंस वो 2 के करस्पॉन्डिंग चलेगा। 2 कैसे निकालोगे, आप कहोगे इस क्वेश्चन में जो हाइट दिया हुआ है वो 1500 √3 दिया हुआ है, तो ये वैल्यू आपको 1500 √3 दी हुई है। अगर ये 1500 √3 दिया है तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि मल्टीप्लायर कितना है आपका 1500 है कि नहीं है, 1500 है। तो आप कहोगे जो डिस्टेंस वो चलेगा वो कितना चलेगा, इतनी दूरी 15 सेकंड में, तो वो हो जाएगा 2 × 1500। बहुत ही सिंपल है, देखो 2 × 1500, क्योंकि 1500 मल्टीप्लायर है मेरा। √3 था तो ये 2 होता, ये 1500 √3 तो 2 × 1500 है, डिवाइडेड बाई सेकंड कितना लगा, आप कहोगे दैट इज़ 15 सेकंड। क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई आपकी, दैट वैल्यू यू आर गेटिंग टू बी 200 मीटर पर सेकेंड। 200 मीटर पर सेकेंड आपकी स्पीड आ गई। आसान है कि मुश्किल है, अरे बहुत आसान है। तो आप अगर क्वेश्चंस को इस तरीके से करेंगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी और आसानी से आंसर भी आएगा, अंडरस्टैंडिंग भी बेहतर होगी। और ये स्टैंडर्ड डायग्राम है, मैंने बोला इनको इतनी बार बनाओ कि आपके दिमाग में छप जाए, ठीक है, कि 30 60 इवन टाइम भी नहीं लग रहा है। अगर प्रोसेस क्लियर है तो आसान है। देखो मैंने लिख के दिखा दिया आपको, ये मैंने 30 के अपोजिट 1 लिया तो ये √3 हुआ, ये 30 है तो ये √3 है तो पूरा 3 हुआ, ये इतना 2 हो गया, आसानी से आंसर आ गया। 2 की दूरी 15 सेकंड में, 2 की दूरी 15 सेकंड में आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि 2 की दूरी अगर 15 सेकंड में हो गया तो 2/15 हो गया, लेकिन मल्टीप्लायर भी है ना 1500 का, क्योंकि √3 1500 √3 है। ऐसा आपने कर दिया, आपको आंसर कितना मिल गया, 200 मीटर पर सेकंड। कितना आसानी से आंसर आ रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के। सो इसको अच्छे से समझें तो आपको और क्लैरिटी मिलेगी क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। थैंक यू, हैव अ ग्रेट टाइम।